बेटा आज हम सभी लोगों को स्टडी करना है एलसीआर सीरीज सर्किट। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एसी सर्किट्स को स्टडी किया उसमें हमने एसी सर्किट्स में इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट्स लगाए। जैसे एसी सर्किट्स के साथ हमने रेसिस्टेंस यूज किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। एसी सर्किट के साथ फिर हमने इंडक्टर लगाया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया कि किस तरीके का बिहेवियर होता है। इसके बाद हमने कैपेसिटेंस लगाया और उसके भी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया। आज हम करने ये वाले हैं कि वो जो तीनों एलिमेंट्स हमने पिछली क्लास में अलग अलग एसी के साथ कनेक्ट किए थे, आज वो तीनों एलिमेंट्स एक साथ कनेक्ट करेंगे और सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि एलिमेंट्स को सर्किट के साथ में कनेक्ट करने के वी हैव मेनली टू मेथड्स, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम ये कौन सा कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम देखेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ में इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ लगा दिया जाए तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, यही हम देखना चाहते हैं। एंड दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो हम यहां पर इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इंडक्टर कॉइल लगाएंगे, इंडक्टर कॉइल के बाद कैपेसिटर और कैपेसिटर के बाद ये रेसिस्टर। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये इसी ऑर्डर में लगेंगे। आप तीनों एलिमेंट्स में किसी को भी पहले और बाद में कर सकते हैं। सपोज द इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज कैपिटल L एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C एंड रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर इज R। ओके, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में हमने बनाया और इस कॉम्बिनेशन में इसके जो दोनों एंड्स होंगे, सपोज दिस इज द फर्स्ट इन एंड दिस इज सेकेंड इन AB, और इन दोनों एंड्स के बीच में हम AC सप्लाई देंगे। AC सप्लाई का सोर्स हमको बनाना है। आप सभी जानते हैं DC और AC दोनों के सोर्सेज हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं कि कैसे बनते हैं। ये AC का सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज या उसकी करंट का जो वेव डायग्राम होता है उसी का हम एक छोटा सा टुकड़ा यहां बना देते हैं एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स AC सोर्स। ये AC सोर्स हमने लगाया। इस सोर्स का अपना कुछ वोल्टेज है। उस वोल्टेज की इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। जैसे कि आपने देखे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब इंडिविजुअली R, L और C इन सबको AC सर्किट्स में हमने कनेक्ट किया तो हम सब के साथ में 7 पॉइंट्स को स्टडी कर रहे थे। यहां पर भी हम उतने ही पॉइंट्स को स्टडी करेंगे तो उससे सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। अब जैसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो जैसे कि आप देखते थे सर्किट डायग्राम होता था, ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, दैट इज सर्किट डायग्राम। ओके, अच्छा, ये सर्किट डायग्राम हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करते थे? इक्वेशन ऑफ EMF, विद्युत वाहक बल की समीकरण। तो ये हमने सेकंड पॉइंट कवर किया, दैट इज इक्वेशन ऑफ EMF। ये EMF की इक्वेशन हो गई, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम करंट की इक्वेशन बनाते थे। लेकिन ये जो LCR सीरीज सर्किट है आपका, इसमें बेटा हम लोगों को बहुत कुछ समझना है, लेकिन उसके लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी फेजर डायग्राम की। इसलिए बिना कुछ किए सबसे पहले हम अब इसका एक फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं और उसकी हेल्प से हम समझेंगे।
और उससे भी पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ये L है, ये C और ये R, क्योंकि ये सब आपस में सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने पर हमने दो रूल्स हमेशा पढ़े हुए हैं। पहला रूल करंट रूल। सीरीज में करंट रूल क्या होता है? तो आंसर है सीरीज में करंट रूल होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपने सीरीज में लगाए हैं सब में सेम करंट जाती है। तो करंट का रूल क्या बनेगा? करंट रूल, करंट का रूल बनेगा करंट इज डिवाइडेड, नो सॉरी, करंट इज सेम। जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं उन सब में सेम करंट जाएगी। एंड सपोज कि यहां पर बिकॉज दिस इज एसी सोर्स, तो करंट यहां से एसी करंट जाएगी और वो एसी करंट की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। वो एसी करंट लगातार, आपने ग्राफ में भी देखा कि लगातार वो चेंज होती रहती। तो अगर वो चेंज होती रहती है बट इट हैज सम मैक्सिमम वैल्यू, तो वो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मैं मान लेता हूं आई नॉट। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो इंडक्टर है या सोर्स से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये मैं आपको समझाने के लिए एरो बना देता हूं। अदरवाइज करंट की डायरेक्शन एक बार ऐसे होती है फिर एक बार ऐसे होती है। एसी करंट दोनों डायरेक्शन पे फ्लो होती है। आपको समझाने के लिए मैं केवल ये बना देता हूं कि आई नॉट मैक्सिमम करंट है, तो वो आई नॉट मैक्सिमम करंट इसको भी मिलेगी, वो आई नॉट मैक्सिमम करंट कैपेसिटर को भी मिलेगी, वही आई नॉट मैक्सिमम करंट रेसिस्टर को भी मिलेगी, और फिर ये आई नॉट अपने सोर्स में। लेकिन ऐसे ही करंट फ्लो होती रहेगी ऐसा नहीं है। एसी करंट है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए एरो एक तरफ बनाया हुआ है। ओके, अब इसमें वोल्टेज रूल क्या बनेगा? करंट रूल तो मिल गया हमको कि करंट सब में सेम रहेगी क्योंकि वो श्रेणी क्रम में है। वोल्टेज रूल क्या होता है? इन सीरीज वोल्टेज इज डिवाइडेड। श्रेणी क्रम में आपने प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोग पढ़ा, आपने संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोग पढ़ा, आपने प्रेरण कुंडलियों का भी श्रेणी क्रम संयोग पढ़ा, और तीनों में आपने देखा कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो वोल्टेज का रूल क्या बना? वोल्टेज का रूल बना वोल्टेज इज डिवाइडेड। वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट सबको सेम मिलेगी। अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो हमारे सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? तो हमारे सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज है ई नॉट। अब यही ई नॉट वोल्टेज इन तीनों एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इंडक्टर को जो मैक्सिमम वोल्टेज मिला वो मिला VL, कैपेसिटर को जो मैक्सिमम वोल्टेज मिला VC, और रेसिस्टेंस को जो मैक्सिमम वोल्टेज मिला वो मिला VR। ध्यान रखें फिर से, सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? E नॉट, और यही मैक्सिमम वोल्टेज ड्यू टू दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, वही वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तीनों को अलग अलग मिलेगा। हमने मान लिया कि इंडक्टर को मिला VL, कैपेसिटर को मिला VC, रेसिस्टर को मिला VR। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ दीज वोल्टेजेस। जैसा कि आपको मैंने बताया कि VL क्या है? आंसर है प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच महत्तम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज। करंट अधिकतम जा रही है, वोल्टेज भी अधिकतम ही कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, माना VL है प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज।
तो प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज है VL, इसकी वैल्यू अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद VC, यह है संधारित्र के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज। इसके बाद हम लेते हैं VR, और VR है प्रतिरोध के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज। अच्छा, आपको सभी को याद होगा जब हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स अलग अलग ऐसे सोर्स से कनेक्ट किए तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? हमने फॉर्मूला पढ़ा अपोजिशन टू करंट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट। सॉरी, सभी स्टूडेंट्स को ये याद है? अच्छा, प्रतिरोध के लिए क्या पढ़ा गया था? फॉर रेसिस्टर, रेसिस्टर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट। फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए आपने क्या पढ़ा? इंडक्टर के लिए हमने पढ़ा XL इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट। फॉर कैपेसिटर, आपने कैपेसिटर के लिए पढ़ा XC इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट। अब हमें तो क्या चाहिए? प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज, ये इंडक्टर का। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रेरण कुंडली मींस इंडक्टर के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज बताइए, मैक्सिमम वोल्टेज बताइए, तो बेसिकली आप E नॉट की वैल्यू ही फाइंड करके बताएंगे मुझे। तो यहां से मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिलेगा आपको? ये I नॉट इधर लेते आइए, I नॉट इंटू XL। सबको समझ आया? ओके, फिर से इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, प्रेरकीय प्रतिघात, वो E नॉट अपॉन I नॉट होता है। अब मुझे अधिकतम वोल्टेज चाहिए प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, I नॉट इंटू XL। तो प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज आपको कितना मिलेगा? I नॉट इंटू XL। यहां से निकाल लिया। ओके, संधारित्र के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज, ये कैपेसिटर का है। अगर इसके सिरों के बीच, इसकी प्लेट्स के बीच आपको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए E नॉट, तो इसको भी इधर ले आइए, I नॉट इंटू XC, I नॉट इंटू XC। ठीक, इसके बाद हमें प्रतिरोध के सिरों के बीच का अधिकतम वोल्टेज चाहिए। रेसिस्टर के लिए देखिए ये फॉर्मूला बना था। अगर रेसिस्टर के लिए ये फॉर्मूला है, यहां से मैक्सिमम वोल्टेज E नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? I नॉट इंटू R। तो ये वैल्यू हो गई I नॉट इंटू R। आप ये भी सोच सकते हैं कि E नॉट की वैल्यू है और आप इसको VL, VC और VR में लिख रहे हैं। तो बेटा ये E नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, और हमने देखो यहां भी लिखा है अधिकतम वोल्टेज। सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे 3 जगह पर वोल्टेज चाहिए, तो सिंबल थोड़ा, ये हमारी मजबूरी भी है चेंज करना। तो यहां से हम इनकी वैल्यू निकाल के लाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करते जाएं, जरूरत पड़ने पर मैं इसे इरेज भी कर सकता हूं। अच्छा, तो VL की वैल्यू हमको कितनी मिली बेटा? देखो VL की वैल्यू आपको मिली I नॉट इंटू XL। VC की वैल्यू आपको क्या मिली? I नॉट इंटू XC। VR की वैल्यू आपको मिली I नॉट इंटू R। और अब आप सिंबल भी जान गए कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और, इसमें जो XL और XC आ रहे हैं इनको भी जानते हैं। XL जिसको बोलते थे प्रेरकीय प्रतिघात, XL जिसको हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। लास्ट क्लास में हमने देखा। XC जिसे हम बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। ये
तो जरूरत पड़ने पर हम इन्हें भी यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने इनके सिंबल बनाए। अब फिर से आते हैं वापस अपनी बात पर कि करंट रूल से करंट तो सबको सेम मिल रही है, आई नॉट। ठीक है, वोल्टेज रूल में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इसको मिला आई नॉट इंटू एक्सएल वोल्टेज, इसके दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आई नॉट इंटू एक्स सी होगा, इसके दोनों इंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आई नॉट इंटू आर होगा। अब हमको टोटल वोल्टेज देखना है, क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट ही इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो अगर वोल्टेज डिवाइड हो गया है तो मैक्सिमम वोल्टेज को इन तीनों वोल्टेजेस के सम के इक्वल हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपने रेसिस्टर्स में किया, इंडक्टर्स में किया, कैपेसिटर्स में किया, कि अगर वोल्टेज डिवाइड होता है देन द टोटल वोल्टेज ऑफ सोर्स जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सभी एलिमेंट्स के वोल्टेजेस के सम के। अब तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों वोल्टेजेस को ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि यही वोल्टेज इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन हमारे ऐड करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हमारे ऐड करने में, तो देखते हैं। लास्ट क्लास में जब आपने ये पढ़ा कि अगर रेसिस्टेंस किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में प्योर रेसिस्टेंस है तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ सेम फेस में रहता है। इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ π/2 एंगल से लीडिंग होता है, अग्रगामी। और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 कला में π/2 एंगल से पश्चगामी होता है। मैं इसका एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। ये इंडक्टर कॉइल है, ये रेसिस्टेंस। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं। सबसे पहले रेसिस्टेंस में मैं बता दूं, सपोज दिस इज द वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के सिरों के बीच महत्तम वोल्टेज। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच अधिकतम वोल्टेज कौन, वी आर। ये डायरेक्शन हमने बना दी वी आर की। और प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रतिरोध में जो करंट फ्लो होगी वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन रेसिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट और इन सेम फेज, दोनों एक ही फेज में रहते हैं। तो यही हमने करंट भी बना दी इसी के साथ साथ ऐसे। ये आ गई मैक्सिमम करंट, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, तो दोनों को हमको एक ही डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद कैपेसिटर की अगर आप बात करते हैं तो इसमें ये मैंने बना दी करंट आई नॉट। अब मुझे कैपेसिटर के दोनों इंड्स के बीच मैक्सिमम वोल्टेज को बनाना है। आप देखो कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच मैक्सिमम वोल्टेज VC, ये आपको याद होगा कि कैपेसिटर में जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है ये करंट से 90 डिग्री लैगिंग होता है, पीछे रहता है। तो इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। ये हमने बना दिया VC। यहां पर ये एंगल कितने का होता है, π/2 रेडियन, 90 डिग्री। ओके। इंडक्टर कॉइल में आपने देखा कि अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, तो इंडक्टर कॉइल में हमने देखा कि जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री ऐसा आगे रहता है, लीडिंग होता है, अग्रगामी होता है। तो वोल्टेज को हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर इस तरह से। ये हमने बना दिया VL विच इज π/2 एंगल लीडिंग फ्रॉम द करंट। तो करंट से 90 डिग्री आगे, ये करंट से 90 डिग्री, इसका वोल्टेज पीछे, और इसका दोनों एक डायरेक्शन पे, करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, तो फिर से आइए वापस,
हम सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज कितना ई नॉट, इन एलिमेंट्स के एंड्स के बीच में मैक्सिमम वोल्टेजेस VL, VC, VR, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज अगर आप पाना चाहते हैं तो इन सभी वोल्टेजेस को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यही वोल्टेज तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर वोल्टेज ई नॉट ही 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो तीनों पार्ट्स के वोल्टेजेस को हम ऐड कर दें तो हमको यही ई नॉट मिल जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हमको वोल्टेजेस, इन वोल्टेजेस को ऐड करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन वोल्टेजेस को ऐड करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वोल्टेज तो करंट की डायरेक्शन में है, ये वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैगिंग है, ये वाला वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीडिंग है। तो अगर हम ई नॉट को फाइंड आउट करने के लिए VL, VC और VR सब अलग 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 डायरेक्शन में है तो फिर हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते इनको बेटा। अब कैसे ऐड करेंगे, अब आप समझ गए होंगे कि VL, VC और VR, आप देखें VL इस डायरेक्शन में है, VC इस डायरेक्शन में है, VR इस डायरेक्शन पे है, तो सभी वोल्टेजेस की डायरेक्शन सेम नहीं होती सर्किट में। अगर सेम नहीं है तो फिर हम उनको ऐड भी नहीं कर सकते, तो फिर इनको कैसे ऐड कर सकते हैं? आंसर है इनको ऐड करने के लिए हमको वेक्टर के रूल्स लगाने पड़ेंगे। आपको ये सुनकर काफी स्ट्रेंज लगेगा कि वोल्टेज किस प्रकार की क्वांटिटी है। आंसर है वोल्टेज एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ऐड करने के लिए हमको वेक्टर के लॉ यूज करने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्यों? इसलिए क्योंकि एसी सर्किट में वोल्टेजेस की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ये तीनों वोल्टेज सेम डायरेक्शन पे होते, तीनों ऐसे होते या तीनों ऐसे होते या तीनों ऐसे होते तो हम डायरेक्ट उनको जोड़ देते, लेकिन क्योंकि सारे के सारे वोल्टेजेस की डायरेक्शन अलग अलग है तो इन सब को डायरेक्टली ऐड करके हम ई नॉट फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे वेक्टर लॉज लगाने पड़ेंगे। अब वेक्टर लॉ में ऐड करने के लिए हमको फेजर डायग्राम बनाना चाहिए सबसे पहले। तो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए? सर्किट डायग्राम, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, बस इसके बाद हम सबसे लास्ट पॉइंट पहले कवर करे ले रहे हैं फेजर डायग्राम, 7th नंबर। और फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम ये सारी इसकी डायरेक्शन शो कर सकते हैं। तो कैसे शो करेंगे? आपने इसे नोट ही कर लिया होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। फेजर डायग्राम में ये हमने दिखाई करंट की डायरेक्शन, ये हमने शो की। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे से बनाता हूं ताकि और ज्यादा अच्छा फिगर बना सकूं। आई नॉट, इंडक्टर कॉइल के एंड्स के बीच में वोल्टेज VL, ये करंट से 90 डिग्री अग्रगामी। इसके बाद कैपेसिटर के दोनों एंड्स के, दोनों प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है मैक्सिमम, उसको मान लिया VC। हाँ, एक चीज बेटा और हम आपको बताएं, VL और VC इन दोनों में ऐसा हो सकता है VL बड़ा हो, VC की वैल्यू छोटी हो। ऐसा भी हो सकता है कि VC बड़ा हो और VL की वैल्यू छोटी हो। ये इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर ये संभावनाएं इसमें हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर है एक कंडीशन कोई भी ले लो आप चाहो VL को बड़ा ले लो, VC छोटा ले लो, उसका कैलकुलेशन करके दिखा दो, या VC बड़ा ले लो, VL छोटा ले लो, उसकी कैलकुलेशन करके दिखा लो। उसी के बेसिस पर हम सारे फॉर्मूले बना लेंगे। तो फिलहाल के कैलकुलेशन के लिए हम VL को बड़ा मान लेते हैं, VC को छोटा मान लेते हैं।
लेट वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। वी एल को हमने बड़ा कर लिया और वी सी को हमने छोटा मान लिया वैल्यू में। अच्छा, अब ठीक है, वी एल और वी सी तो हमने बना लिए। ये 90 डिग्री पीछे हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज वो तो बेटा करंट की ही डायरेक्शन पे रहता, ये हमने बना लिया उसको, वो करंट की डायरेक्शन पे रहेगा वी आर। अब आई होप कि इतना चीज आपको समझ आ गई। ठीक, अब ये तीनों हमने एक ही डायग्राम में बना लिए, हमको तो ऐड करना है इनको। कैसे ऐड करेंगे? तो मैंने बताया वेक्टर के लॉ लगेंगे, लगाओ वेक्टर के लॉ। कैसे आप लगाएंगे? तो आंसर है, उसके लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो VL और VC हैं दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करो। आप याद करें, जब सदिश राशियां विपरीत दिशा में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसमें छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। तो इसमें बड़ी हमने किसको माना है? VL। छोटा किसको माना? VC। और परिणामी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? जो बड़ा वाला होगा। तो ये बड़ा है, रिजल्टेंट भी इसी तरफ आएगा। बस करना क्या है, इस VL में से इस VC को माइनस कर देना है आपको। ठीक है, करिए माइनस। ये इतना बड़ा VC है, अब इतना बड़ा VC आपको VL में से माइनस करना है। तो चलिए माइनस कर देते हैं। इतना बड़ा VC VL में से माइनस कर देंगे तो यहां तक, ऐसे। समझ आया? फिर से दो वोल्टेज हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो बड़े वोल्टेज में छोटे वोल्टेज को माइनस करेंगे। अब इतना वोल्टेज मुझे यहां से माइनस करना था तो हमने माइनस कर दिया। अब आप मुझे बता सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये पूरा कितना वोल्टेज था? VL। उसमें से ये हमने क्या भी लिया? VC। VC पूरा वोल्टेज कितना? VL। उसमें से VC के बराबर का ये वोल्टेज हमने माइनस कर दिया। तो ये कितना बचेगा? अब आप इसको बता सकते हैं कि ये बचेगा VL माइनस VC। आई होप ये बात समझ आ गई आपको। फिर से यहां से पूरा यहां तक VL, उसमें से ये VC, तो ये कितना बचा? आंसर है VL माइनस VC। अब अभी तक हमारे पास 3 वोल्टेजेस थे। कौन कौन? VR, VC और VL। अब हमने VL और VC का रिजल्टेंट निकाल लिया। कहां है VL और VC का रिजल्टेंट? आंसर है ये है VL और VC का रिजल्टेंट, ये वाला। तो अब हमारे फेजर डायग्राम में कितने वोल्टेज बचे? आंसर है केवल 2। कौन कौन से 2 वोल्टेज बचे? एक बचा ये VR ऐसा इस डायरेक्शन पे, और एक आया ये VL माइनस VC जो कि 90 डिग्री ऐसा है। तो अब हमको 3 वोल्टेज का रिजल्टेंट नहीं फाइंड करना, अब हमको केवल 2 वोल्टेज का रिजल्टेंट फाइंड करना है, VR का और VL माइनस VC का। दोनों परस्पर लंबवत दिशाओं में है। ठीक, अब अगर ये लंबवत दिशाओं में है तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आंसर है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अब हमको पैरेललोग्राम मेथड लगाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे। यहां से इसके पैरेलल हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, और यहां से इसके पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। जहां पर दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर, वहीं ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, उसको यहां से हम ऐसा मिला देंगे। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा और सीधी लाइन बना देता हूं, ऐसे।
ये हमने मिला दिया और ये एंगल पूरा 90 डिग्री का है। तो ये जो लाइन आप प्रारंभिक बिंदु से और इसको मिलाएंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है ये रिप्रेजेंट करेगा इस VR और VL माइनस VC का परिणामी। और क्योंकि यही सारे वोल्टेजेस का फाइनल रिजल्टेंट है, इसलिए ये किसके इक्वल होगा? E0 के इक्वल होगा। तो ये हमने यहां पर अब लिख दिया E0। एक बार फिर से E0 क्या है? पूरे सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज। यही मैक्सिमम वोल्टेज इन सब में डिवाइड हुआ, तो सब का सम करने से जो वोल्टेज मिलेगा वो E0 मिलेगा। सब का सम करने से जो वोल्टेज मिला, ये मुझे मिला इस डायरेक्शन पे, और इसको हमने क्या लिख दिया? E0। अब आप देख रहे हैं ये रिजल्टेंट वोल्टेज है हमारे इस AC सर्किट का। रिजल्टेंट वोल्टेज आप ध्यान से देखिए, करंट से थोड़ा सा आगे है। आगे है थोड़ा सा, क्या ये 90 डिग्री आगे है? आंसर इज नो। तो 90 से कम है पर अग्रगामी है। और यहां पर हमने मान लिया कि कितना अग्रगामी है? हमने मान लिया कि ये फाई एंगल से अग्रगामी है। अब यहां पर बेटा दो बातें हो सकती थी। देखिए, अभी हमने VL को बड़ा माना है, VC को छोटा। VL को हमने बड़ा माना है, VC को हमने छोटा माना है। तो जब VL बड़ा हुआ, VC छोटा, तो VL माइनस VC इधर आया और परिणामी वोल्टेज इधर की तरफ बना। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर ये VC बड़ा होता यहां तक, VL छोटा होता, फिर रिजल्टेंट निकालते वक्त VC माइनस VL यहां मिलता नीचे तरफ, फिर यहां पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करते, तो ये E0 मुझे ऐसा नीचे की तरफ मिलता। उस वक्त जो वोल्टेज होता वो धारा से कला में थोड़ा पीछे रहता। तो ये किसकी वजह से है? आंसर है ये VL VC से बड़ा मानने की वजह से है। बट आपको याद रखना है, LCR सीरीज सर्किट में परिणामी वोल्टेज कला में धारा से आगे भी हो सकता है और कला में धारा से पीछे भी हो सकता है। यह बात किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है ये डिपेंड करता है VL और VC पर। अगर VL बड़ा होगा तो परिणामी वोल्टेज धारा से कला में कुछ फाई एंगल आगे होगी। अगर VC बड़ा होता तो परिणामी वोल्टेज कला में धारा से फाई एंगल पीछे होती। ये आपको बहुत याद रखना है। फिलहाल दिस इज अ पर्टिकुलर केस इन विच वी हैव एज्यूम्ड दैट VL इज ग्रेटर देन VC, और इस केस में परिणामी वोल्टेज धारा से आगे है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया जो हमने बताया। क्या याद रखना है? अगर VL बड़ा होगा तो वोल्टेज धारा से कला में कुछ अग्रगामी होगा। वेरी गुड। और अगर वोल्टेज VC बड़ा है, VL छोटा है, तो जो परिणामी वोल्टेज होगा वो धारा से कला में फाई एंगल पश्चगामी होगा। वेरी गुड। अब आप लोग ये बात समझ गए। फिलहाल इस केस में हमने ये मान लिया और इसमें हमने देखा कि फाई एंगल से वोल्टेज अग्रगामी है। इसका मतलब फाई एंगल से करंट कैसी है? पश्चगामी। तो हम चाहें तो अब इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए हम करंट की इक्वेशन बना सकते हैं, बना देते हैं। ये हमने यहां लिख दिया है। चलिए ठीक है। थर्ड पॉइंट पर हम यही लिख देते हैं, इस स्थिति में परिणामी वोल्टेज धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी है। इस स्थिति में परिणामी वोल्टेज E0 धारा से कला में
फाई कोण अग्रगामी है। पर बेटा याद रखें कि हमेशा ये अग्रगामी नहीं रहेगा। VL बड़ा है इस वजह से अग्रगामी है, VC बड़ा होता तो ये पश्चगामी हो जाता, इसलिए हमने इस स्थिति में लिखा। तो फाई यहां पर क्या है? फाई वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर है। अतः अगर आप करंट की इक्वेशन बनाने जाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बताएं? करंट फाई एंगल से पीछे है ना, तो पीछे के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन वोल्टेज की इक्वेशन E नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये उस वक्त करंट की इक्वेशन बनेगी आपके, ठीक है। और अगर VC बड़ा होता तो करंट की इक्वेशन, क्योंकि उस समय करंट वोल्टेज से अग्रगामी होती, तो प्लस फाई यहीं पर हो जाता। यहां फाई क्या चीज है? फाई E नॉट व आई नॉट के बीच कलांतर है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक काम तो हमने कर लिया, थर्ड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। अब फिर से आ जाते हैं फेजर डायग्राम पे, और फिर ध्यान से E नॉट किसका किसका रिजल्टेंट है? तो आंसर है E नॉट VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट है। अब दोनों देखें, VR ऐसा है, VL माइनस VC ऐसा है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं। तो क्या आपको याद है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे? क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस में हमने इसको प्रूफ किया है। हम लोग एक फॉर्मूला बनाया था उसके लिए कि अगर एंगल अल्फा होगा तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस अल्फा। लेकिन यहां तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का है, तो जब आप अल्फा की जगह 90 लिखोगे तो 2ab cos 90 जीरो, वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर दो राशियां एक दूसरे पर लंबवत हों तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। तो यहां पर E नॉट इसका और इसका रिजल्टेंट है, यहां लिखेंगे अतः परिपथ का परिणामी वोल्टेज E नॉट इज इक्वल टू, कैसे लिख दिया जाए इसको? अब आप समझ गए, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी मीन्स VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन पे हम चाहें तो इनके कुछ वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे, लेकिन ध्यान रहे ये रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू आ गई। परिणामी वोल्टेज आप जब भी कैलकुलेट करना हो आप यहीं से कैलकुलेट करेंगे। अब हम इनकी कुछ वैल्यूज अप्लाई करके देखना चाहते हैं, जैसे अंडर रूट VR की वैल्यू देखो वहां से I नॉट R और VR स्क्वेयर करना है हमको, तो I नॉट स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस VL माइनस VC, VL की वैल्यू I नॉट XL माइनस VC की वैल्यू आप वहीं से देख सकते हैं I नॉट XC, और वैल्यू लिखने के बाद ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने। E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हमने I नॉट स्क्वायर लिखा R स्क्वायर। बेटा यहां ब्रैकेट के अंदर से आप I नॉट कॉमन कर सकते हैं,
जब आप आई नॉट कॉमन करेंगे और पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर लगा हुआ है तो आई नॉट भी स्क्वायर लग जाएगा, आई नॉट स्क्वायर और अंदर रह जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब इन दोनों से भी आई नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वो आई नॉट स्क्वायर जब कॉमन होगा फिर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ऐसे अब ये आई नॉट मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम इधर ले आते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम यहां भी कर देते हैं। देखो आई नॉट इधर लेते आइए तो ये क्या बन जाएगा, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब क्या आप इसको पहचानते हैं, ई नॉट अपॉन आई नॉट? अभी स्टार्टिंग में भी हमने यहां लिखे थे वैल्यूज, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये धारा के मार्ग में अवरोध को कहते हैं। तो ये धारा के मार्ग में अवरोध है, तो हम इसको लिख देते हैं यहां ई नॉट अपॉन आई नॉट धारा के मार्ग में अवरोध है। ठीक है। ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध। एक चीज और, ये अवरोध किसकी वजह से है? क्या ये अवरोध आर की वजह से है, या ये अवरोध सी की वजह से है, या ये अवरोध एल की वजह से है? तो आंसर है ये अवरोध किसी एक की वजह से नहीं है, धारा के मार्ग में आया हुआ ये अवरोध पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से। तो अगर धारा के मार्ग में आया हुआ ये अवरोध पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से है, किसी एक की वजह से नहीं है, तो हमने इसका एक नाम रख दिया। फिर जैसे आपने देखा था कि अगर प्रेरण कुंडली की वजह से धारा के मार्ग में अवरोध आता था तो हमने उसका नाम रखा प्रेरकीय प्रतिघात। संधारित्र की वजह से धारा के मार्ग में जो अवरोध आता था उसका हमने नाम रखा धारितीय प्रतिघात, और रेसिस्टर की वजह से धारा के मार्ग में जो अवरोध आता था उसका हमने नाम रखा प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। सिमिलरली धारा के मार्ग में अवरोध ये जो आया, ये अवरोध एल, सी और आर के संयोजन की वजह से है। यहां लिखेंगे धारा के मार्ग में यह अवरोध एल, सी व आर के संयोग, संयोग मीन्स कॉम्बिनेशन के कारण है। इसलिए इसका भी हमने एक नाम बना दिया, इसलिए इसे प्रतिबाधा कहा जाता है। प्रतिबाधा कहा जाता है। प्रतिबाधा को अंग्रेजी में बोलेंगे इम्पीडेंस। क्यों इम्पीडेंस? इम्पीड का मतलब होता है बाधा, रुकावट, और ये जो ई नॉट अपॉन आई नॉट है ये धारा के मार्ग में रुकावट, तो हमने इसका नाम रख दिया इम्पीडेंस। ठीक है। हाँ, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर आप इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं, z। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या बन गया यहां पर, ये बना अंडर रूट
आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। ये सर्किट की प्रतिबाधा का फॉर्मूला बना। धारा के मार्ग में इतनी रुकावट आएगी। अच्छा, हम चाहें तो एक्स एल और एक्स सी की वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। अंडर रूट आर की जगह तो आर लिखा रहने देंगे, एक्स एल की जगह पर ओमेगा एल माइनस एक्स सी की जगह पर 1/ओमेगा सी स्क्वेयर। ये भी परिपथ की प्रतिबाधा का एक फॉर्मूला बना। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में परिणामी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी आर माइनस वी सी होल स्क्वायर। एलसीआर सीरीज सर्किट में इंपीडेंस प्रतिबाधा का क्या फॉर्मूला बना? Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखें कितने पॉइंट्स कवर किए। सर्किट डायग्राम बना लिया 1, ईएमएफ की इक्वेशन 2, फेज डिफरेंस हमने यहां से देखा और उसके बाद करंट की इक्वेशन बनाई 3rd, फेजर डायग्राम 7th पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। हाँ, एक चीज और, इसमें अपोजिशन टू करंट जो हम करते थे, कला के बारे में जो बताते थे, वो यहां पर पॉइंट हमने बना दिया। और अपोजिशन के बारे में जो हम बनाते थे वो यहां कवर हो चुका है। देखिए कि धारा के मार्ग में कितना अपोजिशन लगेगा, इतना अपोजिशन लगेगा। तो ये फेजर डायग्राम ये बना हुआ है, ये अपोजिशन भी कवर हो गया और कला वाली बातें भी कवर हो गई। तो हमारे 3rd और 4th पॉइंट इसमें आ गए। आपका 7th पॉइंट ये है और 5th पॉइंट हमारा ये आ गया जिसमें हमने अपोजिशन कैलकुलेट कर ली। इसमें एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो इस फिगर से, ये फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखिए। इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी कितना होगा, ये चीज, ये भी VL माइनस VC होगा। आमने सामने की साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, आयत में। ये VL माइनस VC, ये कितना VR और ये एंगल फाई। हमें फाई चाहिए, मुझे उसके सामने की साइड यानी कि लंब और ये वाली साइड आधार मालूम है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? E नॉट तथा I नॉट के बीच, E नॉट तथा I नॉट के बीच कलांतर फाई के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? tan फाई अगर हम यूज करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? देखो, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, VL माइनस VC, और ये बेस कितना है? VR। VL माइनस VC अपॉन VR। ऐसे हम चाहें तो इसकी भी वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू VL की जगह पर बेटा हम लिख सकते हैं I नॉट XL, VC की जगह पर लिख सकते हैं I नॉट XC और VR की जगह लिख सकते हैं I नॉट R। अब अगर आप I नॉट यहां से कॉमन ले लेंगे तो tan फाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? I नॉट कॉमन करेंगे, फिर इस I नॉट से कैंसल हो जाएगा। ये आपको मिलेगा XL माइनस XC अपॉन R। आप चाहें तो XL और XC की वैल्यू भी लिख दें। ये थोड़ा सा मैं इसको यहां से नोट कर देता हूं, यहां से हम इसको लिख देते हैं। देखें, फाई के लिए यहां के बाद आप यहां पर आ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR
अब अगर हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे तो हमें tan फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर, आई नॉट कॉमन होके कैंसिल, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अगर और इनकी हम वैल्यूज लिख देंगे तो एक्सएल की जगह पर ओमेगा एल, एक्स सी की जगह पर 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। आप चाहें तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप वोल्टेज और करंट के बीच कितने का फेज डिफरेंस है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने क्या क्या देखा, क्या सारे पॉइंट्स कवर हुए? आंसर है यहां। कौन सा पॉइंट छूटा? केवल हमारा एक पॉइंट रह गया, वो है वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने यहां बना लिया। वेव डायग्राम में कुछ नहीं है, अब इसे मैं नहीं बनाऊंगा, इसे आप लोग बनाएंगे। कैसे? यहां वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, पूरा 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा आगे है। तो पूरा 90 डिग्री आप जब बनाएंगे ग्राफ वेव डायग्राम तो पूरा 90 डिग्री आगे नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे आप। और वोल्टेज आगे होने का क्या मतलब है? पहले वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बाद में करंट मैक्सिमम होगी जाकर। और ये हम इंडिविजुअल जब बना चुके हैं एल का, सी का, आर का, तो सब जगह बनाए वेव डायग्राम हमने, इसमें आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमने सर्किट डायग्राम भी बनाया। सेकेंड नंबर विद्युत वाहक बल की समीकरण बनाई। थर्ड नंबर करंट की इक्वेशन बनाई। फोर्थ नंबर कला के बारे में हमने बात की, तो परिणामी वोल्टेज ई नॉट आई नॉट से कला में फाई कोण अग्रगामी है और फाई ई नॉट व आई नॉट के बीच कलांतर है। फिफ्थ पॉइंट अपोजिशन टू करंट। एलसीआर सीरीज सर्किट में धारा के मार्ग में इतना अवरोध लगता है, इतना अवरोध लगता है। और ये जो अवरोध लगता है इसका हमने नाम क्या रखा? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। जेड से हम इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, अच्छा। सर्किट की उस समय ये हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ वेव डायग्राम आपको बनाना है। सेवेंथ फेजर डायग्राम, ये हमने फेजर डायग्राम बनाया। उसके साथ सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो आप यहां से निकाल सकते हैं। ये छोटे मोटे कैलकुलेशन, एंड आई होप कि ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम लोग अब करेंगे रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। एलसीआर सीरीज सर्किट में प्रतिबाधा की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर के बराबर आती है। और इससे ऊपर अगर हम देखें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ मैं और आपको जैसे कि बताना चाहता हूँ, एक्सीएल जिसे आप प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, उसका फॉर्मूला ओमेगा एल होता है। ये जो आपका प्रेरकीय प्रतिघात एक्सीएल होता है और जो धारितीय प्रतिघात एक्ससी होता है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, आवृत्ति पर डिपेंड करते हैं। अब अगर हम ओमेगा को बढ़ाते हैं, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इंटू एल। तो अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सएल का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है तो एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर इसका बढ़ेगा, हर इसका बढ़ेगा, तो एक्ससी का मान का क्या होगा? एक्ससी कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ओमेगा को बढ़ाते हैं, तो प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ेगा लेकिन धारितीय प्रतिघात का क्या होगा? कम हो जाएगा। फिलहाल इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। अभी इसके बाद हमने देखा कि ये हमने एक एलसीआर सीरीज सर्किट लिया हुआ है। एलसीआर का एक श्रेणी परिपथ हमने यूज़ किया हुआ है और उस एलसीआर श्रेणी परिपथ की वजह से धारा के मार्ग में जो अवरोध लगता है वो धारा के मार्ग में अवरोध इतना लगता है और आपको याद होगा इसका हमने नाम रखा है प्रतिबाधा।
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। और हाँ, परिपथ का परिणामी वोल्टेज भी आपको याद होगा, अभी हमने किया है। परिपथ का परिणामी वोल्टेज परिपथ का परिणामी वोल्टेज E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वेयर, ये परिपथ का परिणामी वोल्टेज आएगा। अब यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम में 3 एलिमेंट्स कंबाइंड किए हैं। हमने श्रेणी क्रम में L भी लगाया है, प्रेरकत्व, हमने श्रेणी क्रम में कैपेसिटेंस भी लगाया है, रेसिस्टेंस भी लगाया है। जरूरी नहीं है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे सब में तीनों एक साथ लगे हों। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर दो एलिमेंट्स का यूज़ किया गया हो, दो एलिमेंट्स को कंबाइंड किया गया हो। ये 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी आपको मिल सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका है, उसमें L है और R है, C नहीं है उस पर। समझ आ रहा है कुछ? L है, R है, उसमें ये C मौजूद नहीं है। उस समय क्या होगा? उस समय चाहे आप परिणामी वोल्टेज निकालोगे या आप परिपथ की प्रतिबाधा निकालोगे, दोनों से कौन सा पार्ट गायब हो जाएगा? कौन है कौन नहीं है? L है, R है, C नहीं है, तो ये C वाला पोर्शन ये गायब हो जाएगा। अब उसके लिए परिणामी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर, क्योंकि VC नहीं रहेगा। परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आएगी उस वक्त? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, ये पार्ट चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि C और R लगाएं, L ना हो वहां पे, उस वक्त हमारे चाहे परिणामी वोल्टेज हो या प्रतिबाधा, L वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। तो प्रतिबाधा कितनी मिलेगी? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर, या इससे देखोगे तो एक्स सी स्क्वेयर। परिणामी वोल्टेज कितना मिलेगा आपको? तो परिणामी वोल्टेज मिलेगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि आर ना हो, एल और सी हो, तो ये कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। इसलिए इनके लिए हम थोड़ी सी कंडीशन यूज करेंगे। नंबर 1 कंडीशन, अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल आर लगा होगा तो क्या होगा? एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। अब इससे आप समझ जाओगे, हमने लिखा यहां पर एल आर सर्किट, यानी कि हमारा एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एल है, आर है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? सी नहीं है। तो आप फिर से मुझे दोनों चीजें बताएं। इसलिए परिणामी वोल्टेज कितना आएगा? परिपथ का परिणामी वोल्टेज E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस L है, R है, C नहीं है। तो C नहीं है तो यहां पर क्या बचेगा? वी एल स्क्वेयर, C नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज और, अभी आपने कैलकुलेट किया कि कलांतर क्या होगा परिपथ का उस समय? वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर। कलांतर के लिए बेटा एक फॉर्मूला आपने बनाया था, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, या इससे पहले VL माइनस VC अपॉन VR बना हुआ था फॉर्मूला, tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR। हम ये सारी चीजें यहां से देखते चलेंगे। तो परिणामी वोल्टेज उस वक्त इतना होगा
इसके बाद कलांतर क्या होगा, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, ई नॉट व आई नॉट के बीच कलांतर, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, सी वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो ये VL अपॉन VR रहेगा, XL अपॉन R रहेगा, tan इनवर्स VL अपॉन VR या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R ऐसे, या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL की वैल्यू ओमेगा L अपॉन R, ये फेज डिफरेंस होगा कलांतर। एक तीसरी चीज प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z की वैल्यू आएगी अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस C नहीं रहेगा, XL रहेगा, XL स्क्वेयर, या परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू आएगी वैल्यू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL की जगह पर हम लिख सकते हैं ओमेगा L और उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वेयर L स्क्वेयर। तो अगर LR सर्किट है तो परिणामी वोल्टेज, कलांतर वोल्टेज और धारा के बीच और प्रतिबाधा की वैल्यू। नंबर 2 हम अब सर्किट ले लेते हैं CR सर्किट। CR सर्किट को देखिए, और ये जो LR सर्किट आपने अभी किया, इसमें वोल्टेज का अगर फेजर डायग्राम आप देखेंगे उस वक्त, तो बस उसमें से VC वाला पार्ट गायब कर देना है आपको, नीचे की तरफ नहीं रहेगा, केवल ऊपर। ये डायरेक्शन अगर VR की है और यही डायरेक्शन I नॉट है, तो ऊपर की तरफ ये आपका रहेगा VL। दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा दोनों का, E नॉट, ये उसका कलांतर होगा फाई। इस तरह से फेजर डायग्राम उसका बन जाएगा। CR सर्किट अगर होगा, हमने केवल C और R का कॉम्बिनेशन बनाया होगा, फिर L सबसे गायब हो जाएगा। अब परिणामी वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, परिणामी वोल्टेज E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि हमने CR सर्किट लगाया, C है R है, L नहीं रहेगा इस पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट VR स्क्वेयर प्लस VC स्क्वेयर। E नॉट व I नॉट के बीच कलांतर, उस समय वोल्टेज और धारा के बीच फेज डिफरेंस जो रहेगा वो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहीं से आ जाइए, आपको L हटा देना है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी tan इनवर्स VC अपॉन VR, या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC अपॉन R, XL हटा देंगे, XC अपॉन R। अगर XC की भी वैल्यू आप रख देंगे तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा CR। XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती है ना, ये आपको मिल जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि फिर माइनस कहाँ चला गया, देखिए जब उसमें केवल R और C ही होगा, माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इस डायरेक्शन पे बनाया VR, इसी डायरेक्शन पे है I नॉट, सॉरी इसको मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ये हमने बना लिया VR, इस डायरेक्शन में करंट, और अगर VR बना लिया, अब C केवल है, L तो उसमें है नहीं, तो VC किधर की तरफ बनेगा, VC तो नीचे की तरफ बनता है ना, ऐसे, ये 90 डिग्री। अब दोनों का रिजल्टेंट बनाना होगा, फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये कलांतर आ जाएगा फाई, इस तरफ नेगेटिव और
ये इधर की तरफ नापेंगे तो ये नीचे की तरफ का एंगल कैसा होता है, माइनस। तो अगर आप रख भी देंगे नेगेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में नाप रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। अदरवाइज माइनस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर CR सर्किट है तो उसमें वोल्टेज जो होगा वो करंट से फाई कला में पश्चगामी है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रतिबाधा की अगर हम बात करें, प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू √ R² प्लस XC स्क्वेयर। या प्रतिबाधा के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, XC की वैल्यू लिख सकते हैं √ XC 1/ωc और उसका स्क्वायर करना है 1/ω² C स्क्वेयर। ये परिपथ की प्रतिबाधा आ जाएगी CR सर्किट के लिए। तो कलांतर यहां पर जैसे कि मैंने बताया फाई के लिए अगर आप माइनस का इस्तेमाल कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और वो एंगल आपको दर्शाता है दैट वी आर मेजरिंग दिस एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे आ रहा है ना, तो माइनस लगा लोगे तो डायरेक्शन भी पता लग जाएगी आपको। अच्छा, एक और सर्किट हम कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं 2 एलिमेंट्स का, और वो कॉम्बिनेशन आपका होगा LC सर्किट। LC सर्किट, LC सर्किट में L होगा, C होगा, R नहीं होगा। वैसे ऐसा सर्किट हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सर्किट में जो वायर्स वगैरह भी लगाओगे, उन वायर्स वगैरह का भी अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, तो वो सर्किट भी आपका LCR सर्किट ही रहता है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो उसको यहां से देख सकते हैं। LC सर्किट में सबसे पहले परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज E0 की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो VR उस समय गायब हो जाएगा, ये बचेगा केवल, देखो ये है नहीं, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, वो भी √ के अंदर, तो ये निकल कर बाहर आ जाएगा। तो परिणामी वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे, VL माइनस VC। ये सब वो केस हैं जिसमें VL बड़ा है, VC छोटा है। आपको पहले ही कंडीशन बताई गई थी भाई। परिणामी वोल्टेज, फिर इसके बाद E0 व I0 के बीच कलांतर, E0 और I0 के बीच कलांतर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब R तो रहेगा नहीं, R की वैल्यू 0 हो गई। अगर ये VR 0 हो जाएगा तो 0 से इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी। इट मीन्स एट दैट सिचुएशन फाई विल बी π/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, tan π/2, तो फाई इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये है कि अगर LC सर्किट है तो उसमें परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच π/2 का कलांतर होगा, π/2 का कलांतर, R नहीं है उस पे। अब देखो, अगर हमने ये करंट की डायरेक्शन बनाई I0, तो जो VL होगा वो इधर की तरफ होगा, जो VC होगा वो इधर की तरफ होगा। बस 2 ही वोल्टेज अब इसमें तो है, तीसरा वोल्टेज तो नहीं है। और ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका परिणामी कैसे निकाला जाएगा, एक में दूसरे को माइनस कर देंगे। अब डिपेंड करता है कि VL और VC में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसके बेसिस पर आप उसका परिणामी वोल्टेज निकाल लोगे। और परिणामी अगर VL बड़ा हुआ तो परिणामी वोल्टेज ऐसा ऊपर आ जाएगा, और करंट किस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे, तो दोनों के बीच का कलांतर कितना, 90 डिग्री। अगर VC बड़ा हुआ, VL छोटा हुआ, तो नीचे की तरफ परिणामी आ जाएगा। अब भी कलांतर कितना, 90 डिग्री। तो कलांतर 90 डिग्री रहेगा दोनों कंडीशन पर। फर्क ये होगा कि अगर VL बड़ा होगा तो वोल्टेज अग्रगामी हो जाएगा करंट से, और अगर VC बड़ा होगा तो वोल्टेज करंट से
पश्चगामी हो जाएगा, इतना केवल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कलांतर देख लिया हमने, उसके बाद प्रतिबाधा की बात करते हैं। प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू, इसमें से कौन कौन सी चीजें, कौन सी हटा देनी है चीज? LC सर्किट है, L और C सर्किट है, R नहीं है, तो प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करो, XL माइनस XC, ये प्रतिबाधा आ जाएगी। इनकी अगर वैल्यूज आप लिख देंगे, XL के लिए ओमेगा L, XC के लिए 1/ωc, उस समय परिपथ की ये प्रतिबाधा आपको मिल जाएगी। तो ये हमने LCR सीरीज सर्किट के सब निकाला, और उसके बाद कॉम्बिनेशन हम दो दो एलिमेंट्स की भी बना सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन से हमने आपको ये सारी चीज कैलकुलेट करके दिखाई। अब इसको करने के बाद हम यहां पर एक काम करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, फिर से वापस आते हैं अपने LCR सीरीज सर्किट पे। LCR सीरीज सर्किट की ये प्रतिबाधा है। अब हम यहां वापस इसलिए आना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि LCR सीरीज सर्किट में हमको करंट मैक्सिमम कब मिलेगी। समझ रहे हैं? हम क्या करना चाहते हैं? LCR सीरीज सर्किट, जो हमारा LCR श्रेणी परिपथ है, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें परिपथ में धारा अधिकतम मिलेगी। तो करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? LCR श्रेणी परिपथ में धारा के अधिकतम मान के लिए धारा के अधिकतम मान के लिए क्या आपको याद है कि करंट का फॉर्मूला आपने क्या बनाया था? यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z। याद आया कुछ आपको? Z इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट। तो अगर मैं यहां से I नॉट की वैल्यू पूछूंगा तो ये Z यहां आ जाएगा। अब I नॉट मैक्सिमम कब होगा? करंट परिपथ में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब Z कैसा हो? मिनिमम। तो LCR श्रेणी परिपथ में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए? Z का न्यूनतम होना आवश्यक है। Z का कैसा होना आवश्यक है? Z का न्यूनतम होना आवश्यक है। अब Z न्यूनतम कैसे हो सकता है? देखो फॉर्मूला, हम Z को मिनिमम कैसे कर सकते हैं? ये एक फॉर्मूला है Z का। इस फॉर्मूले को देखिए, हमें Z मिनिमम करना है। Z के फॉर्मूले में हमने देखा R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर मुझे मिलता है। यहां पर XL ओमेगा L और XC 1/ωc। फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम यूज हो रही है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का? इसमें L है और इसमें C है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम L की और C की वैल्यूज को ऐसे एडजस्ट करें, L और C की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करें कि ये वाले टर्म की वैल्यू इस वाले टर्म की वैल्यू के इक्वल हो जाए, और अगर ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0, और ये टर्म प्रतिबाधा में से 0 हो जाएगा। अगर प्रतिबाधा में से ये चीज 0 हो जाएगी तो प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी कि अधिकतम हो जाएगी? प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी। समझ आया? तो प्रतिबाधा न्यूनतम, देखो करंट की वैल्यू अधिकतम चाहिए तो Z का क्या होना आवश्यक है, और Z का न्यूनतम होना हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने Z का फॉर्मूला देखा कि ओमेगा तो दोनों में सेम यूज हो रहा है। अगर हम परिपथ में लगे L
और परिपथ में लगे C को इस तरह से एडजस्ट कर दें कि ओमेगा L की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर अर्थात XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, उस वक्त ये टर्म यहां से 0 हो जाएगा और तब प्रतिबाधा मिनिमम हो जाएगी। R आप 0 नहीं कर सकते, परिपथ में R की वैल्यू आप 0 नहीं कर सकते। ये मैंने बताई है, एक स्पेशल कंडीशन है, अगर कभी ऐसा हो गया तो ये सर्किट भी काम आएगा आपके। समझ आ रहा है? तो Z मिनिमम करने का हमें क्या रास्ता मिला, क्या कर देना चाहिए? आंसर है L और C को ऐसे समायोजित करें कि XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, XC के बराबर हो जाए। Z न्यूनतम होना आवश्यक है। अब Z को हम न्यूनतम कैसे करें? इसके लिए L व C को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि XL किसके बराबर हो, XC के बराबर हो जाए। अब अगर XL XC के बराबर हो जाए तो XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, और XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाए। फिर ओमेगा इधर ले आइए, L उधर भेज दीजिए, तो ये ओमेगा इस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, देन व्हाट विल बी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि XL का मान XC के बराबर हो जाए अर्थात Z न्यूनतम हो जाए, तो उसके लिए आपको जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 1 अपॉन अंडर रूट LC के बराबर रखनी पड़ेगी, कोणीय आवृत्ति। अगर हम इसको आवृत्ति में चेंज करें तो हमको कोणीय आवृत्ति का एक फॉर्मूला आवृत्ति के पदों में मालूम है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई f, जहां पर f क्या चीज है, आवृत्ति, साइकिल पर सेकेंड, वो रेडियन पर सेकेंड, ये साइकिल पर सेकेंड। तो ओमेगा की जगह हमने लिख दिया 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो यहां से f की वैल्यू कैसे होगी, ये 2 पाई भी उधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। उस समय आपको इसमें जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसकी आवृत्ति को कितना करना पड़ेगा, आंसर है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। अब देखिए फिर से एक बार, अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC कर दिया तो क्या होगा, L और C को ऐसे एडजस्ट किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC हो जाए, तो क्या होगा, होगा ये कि उस वक्त ओमेगा 1 अपॉन अंडर रूट LC हो जाएगा। फिर उस समय ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा। फिर इसकी वजह से XL XC बन जाएगा। अगर XL और XC दोनों बराबर हो जाएंगे तो Z कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, और Z न्यूनतम होने से करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। नहीं समझ में आया तो ये भी आपको याद रखना है। अब ऐसा करने से Z का क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, न्यूनतम में भी तो कुछ वैल्यू होगी ना उसकी, तो न्यूनतम होगा तो वो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देख लेते हैं। Z मिनिमम, सबसे छोटा वाला Z, अब आपको क्या मिलेगा, XL और XC इक्वल हो जाएंगे, ये 0 हो गया। Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वेयर, तो Z इज इक्वल टू R, उस समय Z आपको इतना मिलेगा। तो सर्किट में देखिए कितना स्ट्रेंज है, सर्किट में हमने L भी लगाया है,
सर्किट में हमने C भी लगाया है और सर्किट में हमने R भी लगाया है, लेकिन Z मिनिमम कितना मिलेगा? ना XL मिलेगा ना XC मिलेगा, मिनिमम केवल इसके बराबर मिलेगा, R के बराबर बस। तो L भी लगा है, C भी लगा है, R भी लगा है, लेकिन मिनिमम Z की जो वैल्यू होगी वो R के बराबर होगी, बाकी किसी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो Z की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? LCR सीरीज सर्किट में R के बराबर, रेसिस्टेंस के बराबर। उस वक्त करंट का क्या होगा? मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम में भी कुछ वैल्यू होगी ना, तो हाउ मच विल बी द करंट? करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए ध्यान से, I मैक्स के लिए E नॉट अपॉन Z क्या होना चाहिए? मिनिमम। जब Z मिनिमम होगा तभी तो I मैक्सिमम होगी। नहीं समझ आया? अरे फॉर्मूले में देख रहे हैं ना, Z के साथ तो विलोमानुपात का संबंध है ना, तो अगर Z न्यूनतम होगा तभी तो करंट अधिकतम होगी। I maximum is equal to E naught and what will be the Z minimum? Z minimum is equal to R, and this is a very versatile formula for maximum current in LCR series circuit. तो आगे से LCR सीरीज सर्किट में कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आता है धारा का अधिकतम मान कितना होगा? E नॉट अपॉन कैपिटल R, बस, क्योंकि धारा अधिकतम होगी ही तब जब Z कैसा होगा? मिनिमम। तो ये कुछ कैलकुलेशन है, और इस तरह से हमने क्या कंप्लीट किया? LCR सीरीज सर्किट के बारे में सारा नॉलेज हमने ले लिया, और ना सिर्फ उसके बारे में बल्कि दो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन करके भी हमने देख लिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि LCR जो सीरीज सर्किट है ये एक रिजोनेंस सर्किट होता है, अनुनादी परिपथ होता है। कैसे? अब इसको स्टडी करना है, तो प्लीज आप इसे नोट करें, उसके बाद हम देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल हम ले रहे हैं वो है LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ, LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमको समझना है। अभी आपने देखा कि अगर LCR सीरीज सर्किट में ओमेगा की वैल्यू, परिपथ की जो आवृत्ति है AC की, वो अगर 1/√LC के बराबर है तो उस समय Z न्यूनतम होगा और उस समय करंट कैसी आएगी? मैक्सिमम। ठीक है, हमने यहां पर ये LCR सीरीज सर्किट आपको दिखाया है, इसमें ये आरोपित वोल्टेज है, आरोपित वोल्टेज। इसमें जो आपने आवृत्ति देखी कि इस आवृत्ति पर, इस कोणीय आवृत्ति पर Z न्यूनतम होगा और करंट महत्तम होगी, इसको हम मान लेते हैं ओमेगा नॉट। क्या मान लेते हैं हम इस फ्रीक्वेंसी को? ओमेगा नॉट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ओमेगा नॉट AC की प्रत्यावर्ती धारा की कौन सी कोणीय आवृत्ति है? इस कोणीय आवृत्ति के होने से परिपथ में धारा का मान अधिकतम रहता है। ठीक है, तो हम आपको कुछ कंडीशन दिखाना चाहते हैं, आप देखें। मैं Z की वैल्यू फिर से एक बार लिखता हूं, √R² प्लस XL माइनस XC², ये, और I नॉट की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? E नॉट अपॉन Z। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर हम एक कंडीशन कि यदि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर होगी, आपने जो भी वोल्टेज अप्लाई किया उस आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति, ये ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, किसकी? आंसर है इस वोल्टेज की, और ये वोल्टेज कौन सा है? आरोपित वोल्टेज। तो जो वोल्टेज आप सप्लाई दे रहे हैं, जो वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज की आवृत्ति अगर ओमेगा नॉट की आवृत्ति के बराबर, ओमेगा नॉट के बराबर हो गई, अर्थात किसके बराबर हो गई? 1/√LC,
तो उससे क्या होगा, z कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। और अगर z न्यूनतम हो गया तो धारा कैसी हो जाएगी, अधिकतम। उस समय धारा कैसी मिलेगी सर्किट में, आपको अधिकतम मिलेगी। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। यदि आरोपित वोल्टता, जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी आवृत्ति ओमेगा इस ओमेगा नॉट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। अब थोड़ा सा सोचिए, ओमेगा ज्यादा होगा, ओमेगा नॉट कम हो गया। अभी हमने लिखा है ओमेगा अगर बढ़ेगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और एक्ससी का क्या होगा, घट जाएगा। यदि ओमेगा ओमेगा नॉट से बड़ा है तब एक्सएल का क्या होगा, बढ़ेगा, तथा एक्ससी का क्या होगा, घटेगा। अब अगर बेटा ओमेगा एल बढ़ने से एक्सएल बढ़ गया, एक्ससी कम हो गया, एक्सएल ज्यादा हो गया, एक्ससी कम हो गया, फिर से एक बार, इस आवृत्ति पर एक्सएल और एक्ससी का मान कैसा था, इस आवृत्ति पर एक्सएल और एक्ससी का मान कैसा है, बराबर। ये एक्सएल का लेवल है, ये एक्ससी का लेवल है, दोनों आपस में बराबर हैं। हमने ओमेगा बढ़ा दिया, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ज्यादा कर दी ओमेगा नॉट से। अगर इससे ज्यादा कर दिया तो एक्सएल का क्या हुआ, बढ़ जाएगा, एक्ससी घट जाएगा। एक्सएल बढ़ गया और एक्ससी कम हो गया, एक्सएल बढ़ करके इतना हो गया और एक्ससी घट करके इतना हो गया। दोनों के बीच इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, समझ आया। अगर ये डिफरेंस दोनों के बीच आ गया, एक्सएल और एक्ससी, अब ये वाला एक्सएल है और इस समय ये एक्ससी है। पहले दोनों आपस में कैसे थे, इक्वल इक्वल, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं था। अब एक्सएल बड़ा हो गया, एक्ससी छोटा हो गया, दोनों के बीच डिफरेंस का क्या हुआ, बढ़ गया या घट गया, दोनों के बीच डिफरेंस बढ़ गया। ये आपको शो करेगा एक्सएल माइनस एक्ससी, इतना ज्यादा हो गया ये। अगर एक्सएल माइनस एक्ससी ज्यादा हो गया, पहले आवृत्ति ओमेगा नॉट होने पर एक्सएल माइनस एक्ससी कैसा था, जीरो। एक्सएल और एक्ससी बराबर थे तो एक्सएल माइनस एक्ससी कहता था, जीरो। लेकिन अब एक्सएल और एक्ससी के बीच तो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर इसके बीच डिफरेंस आ गया और ये वैल्यू बड़ी हो गई तो z का क्या होगा, z भी बड़ा हो गया। अगर z बढ़ गया तो करंट का क्या हो गया, करंट मिनिमम हो जाएगी। समझ आया। तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्ससी घटेगा। इसकी वजह से एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या होगा बताओ, एक्सएल माइनस एक्ससी बढ़ेगा। अगर एक्सएल माइनस एक्ससी बढ़ेगा तो z का बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा, z बढ़ेगा। अगर z बढ़ गया तो फाइनली धारा के बारे में कमेंट करो, धारा घट जाएगी। मेन पॉइंट हमारा ये है, धारा का क्या होगा सर्किट में। ये लाइन कुछ समझ में आई आपको, नहीं आई? अच्छा, थर्ड कंडीशन देखिए, यदि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, इसका क्या मतलब हुआ, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ओमेगा नॉट से कम हो जाएगी। फिर उस समय क्या होगा, अब देखें, जब ओमेगा घटेगा तो एक्सएल का क्या होगा, बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, लेकिन ओमेगा घटेगा तो एक्सएल घटेगा, और ओमेगा के घटने से एक्ससी बढ़ेगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ देखो, एक्सएल का क्या होगा, घटेगा, क्योंकि हमने ओमेगा को कम कर दिया ओमेगा नॉट से, तथा एक्ससी का क्या हो जाएगा, अब एक्ससी बढ़ जाएगा भाई,
हमने ओमेगा कम कर दिया, ओमेगा कम होने से एक्सएल कम हो गया, ओमेगा कम होने से एक्ससी ज्यादा हो गया, तो एक्सएल घट गया, एक्ससी बढ़ गया। अब फिगर में क्या होगा, इस बार एक्ससी का क्या हुआ है, बढ़ा, और एक्सएल, तो एक्सएल घटा, घट के ये नीचे आ जाएगा, और एक्ससी बढ़ा, बढ़ के ये ऊपर हो गया। ये देखो इस वक्त जो हमारा एक्ससी है वो ये है, एक्सएल घट गया और एक्ससी का क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एक्सएल घट गया, एक्ससी बढ़ गया, अब दोनों के बीच डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बढ़ा कि डिफरेंस कम हुआ? पहले बराबर लेवल पर थे, डिफरेंस 0 था। अब एक्ससी का क्या हो गया, बड़ा हो गया, एक्सएल छोटा हो गया, तो डिफरेंस का क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? डिफरेंस फिर बढ़ गया। देयरफॉर एक्सएल डिफरेंस एक्ससी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर ये डिफरेंस बड़ा हो जाएगा तो Z का क्या होगा, Z भी बढ़ेगा। अगर Z भी बढ़ गया तो धारा कम के बारे में बताओ, धारा घटेगी। देखा आपने? तो ये हमने 3 कंडीशन लिख के आपको दिखाई, और आप इन तीनों कंडीशन को गौर से देखिए। इन तीनों कंडीशन में केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें धारा का मान मैक्सिमम हो सकता है। बाकी आप आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ध्यान से सुनो, अगर आप आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति LCR परिपथ की ओमेगा नॉट आवृत्ति के बराबर कर देते हो तो उस समय करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, जो वोल्टेज आपने आरोपित किया है, उसकी आवृत्ति LCR परिपथ की ओमेगा नॉट आवृत्ति से कम कर दोगे तो करंट का क्या होगा, घट जाएगी। आवृत्ति बढ़ा दोगे तो भी करंट का क्या होगा, हाँ। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ओमेगा नॉट से कम कर दी जाए तो भी परिपथ में धारा का मान घट जाएगा, और अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की LCR परिपथ की आवृत्ति ओमेगा नॉट से बढ़ा दी जाए तो भी परिपथ में धारा का मान कम हो जाएगा। तो चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं, धारा कम ही हो जाएगी। केवल एक कंडीशन है कि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति अगर LCR परिपथ की आवृत्ति ओमेगा नॉट के बराबर रहेगा तो ही केवल धारा का मान बढ़ेगा, अदरवाइज बढ़ेगा नहीं। समझ आया? तो आप जानते हैं इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया में हर LCR श्रेणी परिपथ के लिए एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, ये वाली फ्रीक्वेंसी। दुनिया में हर LCR श्रेणी परिपथ के लिए एक स्पेशल आवृत्ति ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, एक ऐसी आवृत्ति होती है जिसके बराबर आवृत्ति का वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट केवल बढ़ेगा, उससे कम या ज्यादा आवृत्ति का वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट की वैल्यू में कुछ, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं कर सकते आप। इससे हमको एक बात पता चला कि दुनिया में हर LCR सीरीज सर्किट की अपनी एक आवृत्ति है, जब आप उसके बराबर की आवृत्ति का वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ही करंट बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपको करंट बढ़ा नहीं सकते। तो आप जानते हैं इस आवृत्ति का नाम हमने रख दिया अनुनादी आवृत्ति। क्या नाम रखा हमने? अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। हमने अभी जो आपको बताया है उसको थोड़ा सा हम 2 लाइंस में नोट कर लेते हैं जरा। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ओमेगा, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ओमेगा परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति, देखिए बेटा यहां हमने एक नया नाम बनाया, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति। आप देख रहे हैं भैया कि आवृत्ति ओमेगा नॉट जब होती है तो करंट मैक्सिमम होती है। करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि इस आवृत्ति पर चार्ज को फ्लो होने के लिए बड़ी आसानी है।
जब चार्ज को फ्लो होने में बड़ी आसानी होगी तभी तो वो अच्छे से फ्लो हो रहा है, और अच्छे से फ्लो हो रहा है इसका मतलब करंट क्या दे रहा है, मैक्सिमम। तो चार्ज अपनी नेचुरल कंडीशन पर फ्लो होता है इस समय। बाकी ओमेगा बढ़ाने पर या ओमेगा कम कर देने पर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दो कंडीशंस में चार्ज अपनी नेचुरल वैल्यू से फ्लो नहीं हो पाता, लेकिन इस वैल्यू पर जो चार्ज होता है सर्किट में वो नेचुरली फ्लो होता है, क्योंकि जब कोई चीज नेचुरल होती है तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो अगर डेवलपमेंट करंट का ज्यादा हुआ इसका मतलब चार्ज नेचुरल फ्लो हुआ। तो ये वाली जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति का हमने एक नाम रख दिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हिंदी में उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्वाभाविक आवृत्ति। तो ओमेगा नॉट को क्या कहेंगे हम इसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हिंदी में हम इसको बोलेंगे स्वाभाविक आवृत्ति। और जैसा कि हमने बताया दुनिया में हर एलसीआर सीरीज सर्किट की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति उसकी होती है, वो इसके बराबर होती है। तो अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तब परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, हमने देखा, और परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, ये कंडीशन। इस घटना को अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस बोला जाता है इसको। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाएं। आप याद करें क्लास 11th में भी ऐसा था, रेजोनेंस का एक लेसन पढ़ने को आपको मिला था अनुनाद का, वेव चैप्टर में, वहां पर भी ये था। अनुनाद कहते हैं तथा परिपथ की इस स्वाभाविक आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। तो इसके दो नाम है, स्वाभाविक आवृत्ति और अनुनादी आवृत्ति, दोनों नाम ओमेगा नॉट के ही है। तो आज के बाद आपको सभी को क्या याद रखना है कि अगर कहीं पर भी कोई भी एलसीआर सर्किट बना हुआ है, सीरीज सर्किट, तो उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ही। हमने आपको दिखाया कि ये लीजिए एक एलसीआर सीरीज सर्किट है, इसमें वोल्टेज अप्लाई करो और करंट मैक्सिमम चाहिए मुझको, तो आप तुरंत हमसे एक सवाल पहले पूछेंगे कि बताओ इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर एलसीआर सीरीज सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती ही है। समझ आ रहा है? अब हमने बता दिया कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इतनी, कोई वैल्यू बता दी 10, फिर आप क्या करोगे, 10 आवृत्ति का ही वोल्टेज आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर 10 वोल्टेज 10 फ्रीक्वेंसी इसकी है नेचुरल और 10 आवृत्ति का वोल्टेज ही आप अप्लाई करेंगे तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन अगर 10 फ्रीक्वेंसी इसकी है और आपने अप्लाई किया 8, फिर करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो इस दुनिया में, मैं देखो बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूं, इस दुनिया में हर एलसीआर सीरीज सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती ही है। तो अगर आपको करंट को मैक्सिमम करना है देन यू विल हैव टू अप्लाई द वोल्टेज which has the frequency equal to the natural frequency of that LCR series circuit। उस LCR series सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर का ही वोल्टेज सप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, ये बात आपको याद रह जाएगी, भूल जाएंगे, याद रहेगी ना? क्या याद रहेगी कि इस दुनिया में कोई भी LCR सीरीज सर्किट होगा उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती ही है। तो करंट मैक्सिमम करना है उतनी फ्रीक्वेंसी का आप वोल्टेज सप्लाई देंगे, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद। और ये जो स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट बनी, इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√LC। अगर इसे आप केवल फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे 1/2π√LC, कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति। तो इस तरह से हमने अश्रेणी अनुनादी परिपथ भी देखा। अब इस श्रेणी अनुनादी परिपथ पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है हमारे पास बड़ा अच्छा सा, उसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है।